नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नवपाषाण काल हम पढ़ रहे थे और नवपाषाण काल में हमने प्रसार क्षेत्र का एक भाग देख लिया था और उत्तरी भारत के दो स्थलों की हमने बात कर ली थी, गुफकराल और बुर्जहोम। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी भारत का तीसरा बिंदु बेलन घाटी क्षेत्र, है ना। उसके बाद हम आगे का जो प्रसार क्षेत्र है वो हम देखने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कल आपका एक कमेंट आया जिसमें आप बता रहे थे कि सर आपने कुछ मैटर छोड़ दिया है, कुछ एक फैक्ट आपने भेजे थे मेरे को। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप बिल्कुल चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, पुस्तक भी देख रहे हैं साथ में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी फैक्ट है ना, इतने सारे फैक्ट किताबों में भरे पड़े हैं कि प्रत्येक फैक्ट को यहाँ पे मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि मेरी सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं जितना कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, उस कंटेंट के हिसाब से, और जैसे अगस्त से मैं कक्षाएं बढ़ा भी दूंगा, उस हिसाब से भी हमारा जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट करीब 600-700 क्लासें लगेंगी, है ना। तो 600-700 क्लासों में कितना समय लगेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम का मैं बता दूं, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम जो है वो अगली साल यानी कि 2025 के जून से पहले नहीं होगी, और रोज की 2 क्लास में लूंगा। उस हिसाब से अपना जो पाठ्यक्रम है करीब मई से पहले मैं करवा दूंगा, पक्का हो जाएगा मई से पहले, है ना। यदि नहीं होता दिखेगा तो अपन जनवरी फरवरी जो आएगी 2025 के, वहां से हम क्लासों की संख्या 2 की जगह 3 कर देंगे, 4 भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ उस कंटेंट से भी अपनी क्लासों की जो संख्या है वो 700 के समथिंग हो जाएगी। और यदि प्रत्येक फैक्ट को इसमें डालते जाएं तो फिर क्लासों की संख्या 1000 से ऊपर भी जा सकती है। वैसे समग्र इतिहास की तो 1000 से ऊपर जाएगी, लेकिन जैसे इतिहास, दर्शन और लेखन की करीब 125 क्लासें हैं, वो इतिहास इससे फर्स्ट ग्रेड से आप हटा दो, है ना। कुछ एक बिंदु इंडियन हिस्ट्री के हैं वो हटा दो, कुछ एक बिंदु विश्व इतिहास के हैं वो हटा दो। तो करीब 300 क्लासें जो हैं ऐसी हैं जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएंगी, लेकिन उनको भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो करीब 1000 क्लासेस मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के करीब 700 क्लास जो आने वाली हैं उसमें हमको करीब 7 से 8 महीने या 9 महीने भी लग सकते हैं ना। तो 9 महीने में जितना हम पढ़ पाएंगे, काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप टेंशन ना लें, जितने भी फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो लगभग सब मैं इसमें है जो इंक्लूड कर ही रहा हूँ। और किसी भी एग्जाम का जो मामला होता है ना, उसमें 70% सवाल तो कॉन्सेप्ट आधारित आते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे ही रहा हूँ, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपसे दावा करता हूँ कि 70% मैटर जो है वो अपने कंटेंट से पेपर का मिल जाएगा, है ना। क्योंकि कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा, कंसेप्ट कंप्लीटली यहीं से आने वाला है ना। इसलिए आप टेंशन फ्री रहें। और रही बात फैक्टों की, तो फैक्ट किसी भी किताब को आप यदि उठा के पढ़ोगे ना, कोई भी एक किताब से 100% पेपर नहीं फंसता। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, 70-80% ही किसी पुस्तक से और कंटेंट फंसता है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब पुस्तक में सरलीकरण नहीं होता, टीचर उसको सरलीकरण करके और आप तक पहुंचा देता है, स्टूडेंटों तक पहुंचा देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरा कंटेंट को अच्छे से, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से तैयार कर लो, तो आपके 70% मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि 70% तो कंसेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं, वो तो पूरे आ ही जाएंगे। उसके अलावा क्योंकि उसमें से भी अपन से गलती हो जाती है, 100% हम एक्यूरेसी ला नहीं सकते कि भाई 70% क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड आधारित आए और सभी को अपन सही करके आ गए, कुछ गलती भी होती हैं। तो उतना सा मैं फैक्ट भी दे रहा हूँ, तो 10-15% फैक्टों से भी सवाल मिल जाएंगे। इस प्रकार से अपने करीब 80 से 85% सवाल यहाँ से मिलने वाले हैं, है ना। और 100% पेपर की तैयारी हमको वैसे भी नहीं करनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर मैं जो फैक्ट छूट रहे हैं उनको है जो हम लेंगे ही नहीं। उसमें भी मैंने एक ऑप्शन ये रखा हुआ है कि जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, विविध नाम से एक क्लास रहेगी, और जो टॉपिक जैसे पाषाण काल चल रहा है तो पाषाण काल के विविध में मैं वो मतलब एक क्लास लूंगा जिसमें वो सारे फैक्ट डालूंगा जो छूट गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या हमारा पैटर्न रहने वाला है। देखिए, अभी तो शुरुआत है, जब ये आगे बढ़ेंगे ना और 2-3 टॉपिक जब क्लियर हो जाएंगे ना,
तब आपको मेरा टीचिंग मेथड पता चलेगा कि वाकई ये टीचिंग मेथड कैसा है। मतलब न तो कुछ छोड़ेंगे, न हम मतलब उतना पढ़ेंगे जो हमको एग्जाम में आए भी नहीं और पढ़ना पड़े, वो सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको यदि कोई फैक्ट ऐसा लगे कि ये सर ने छोड़ दिया है, इंपॉर्टेंट है, जरूर भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब एक दो दिन में या 4 दिन में टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे, तो उसमें भी है जो आपके कमेंट है जो हम लिया करेंगे, ताकि कोई भी फैक्ट हमसे छूटे नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, वैसे तो फैक्टों की भरमार है, किताबों में इतने सारे फैक्ट भरे पड़े हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, तो अपन किताब को छाप नहीं सकते, है ना। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं, जो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा उसमें से 70% तो श्योर है आपको मिल जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर और पूर्ण रूप से डेडिकेट होकर आप पढ़ें, आसानी से आपको है जो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। नौकरी क्या, यहाँ से यदि किसी ने गलत नहीं किया ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप अच्छी रैंक भी लाओगे, क्योंकि कंटेंट खूब है। 700 क्लास किससे बोलते हैं यार, 700 क्लास जब आप तैयार करोगे ना, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। मैं इतना दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कंटेंट तैयार करने के लिए मैं 3-3 घंटे पढ़ता हूँ। 3-3 घंटे पढ़ के तब जाके बहुत मुश्किल से क्लास तैयार हो पाती है, 1 घंटे की क्लास। तो 700 क्लास मान के चलिए, 7 को 3 से गुणा कर लो, 21 घंटे की क्लास हो गई एक तरीके से, तब जाके है जो मैटर आ पाता है। इतना सिंप्लीफिकेशन तब जाके आएगा। आप है जो आर्य की गाइड को उठा के देखो, और पाषाण काल यदि समझ में आ जाए ना, 10 बार पढ़ के भी समझ में आ जाए ना, तो मेरी गारंटी है। लेकिन मेरी क्लास को एक बार पढ़ करके भी और पाषाण काल को 50% समझ लेगा बंदा। लेकिन आर्य की गाइड को पढ़ के आप 10 बार पढ़ोगे ना, तो भी 50% याद हो, ऐसा गारंटी नहीं है। इसलिए आप मस्त रहें। हाँ, कमेंट जरूर करें जो भी फैक्ट छूट गया है, क्योंकि मैं उसको देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं सबके सामने है जो उसको पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आइए हम बिना देरी किए अब हम टॉपिक पे आते हैं। हमने गुफा पढ़ लिया था, बुर्जहोम पढ़ लिया था, तीसरा है बेलन घाटी क्षेत्र आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 3 नंबर यहाँ पे डाल दो और हेडिंग डाल दो, बेलन घाटी क्षेत्र, बेलन घाटी क्षेत्र। ठीक है, ये कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्यारे साथियों, वो जो स्थल है वो 1 नंबर डाल के आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोल्डी हवा। काफी इंपोर्टेंट ये स्थल है, कोल्डी हवा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, कोल्डी हवा। देखो कोल्डी हवा की जो जो विशेषताएं हैं, मैं बिना मतलब समझने का यहाँ पे कुछ है नहीं, फैक्चुअल चीजें हैं, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूं, ताकि हमारे समय की बचत हो जाएगी और आपको सीधा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए क्या क्या था, कोल्डी हवा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। एक तो यहाँ से हमको नवपाषाण काल के, ताम्रपाषाण काल के और लोह काल के, तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं। तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इसको नवपाषाण काल में क्यों रखते हैं, क्योंकि नवपाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि यहाँ से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, 6000 BC के, यानी कि ईसा के 6000 वर्ष पहले यहां पर चावल की खेती की जाती थी, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट और सर्वाधिक पूछा गया फैक्ट है, इसलिए इसको ध्यान रखना। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, कोल्डी हवा से मिले हैं। जबकि हमने कल पढ़ा था मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमको गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो 7000 वर्ष पुराने हैं, ईसा से 7000 साल पहले के हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक फैक्ट और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां से मिलते हैं, तो आपको लहुरा देव करना है। लहुरा देव से 9000 BC के साक्ष्य मिलते हैं कृषि के, जहां पे जौ की कृषि की जाती थी, है ना। तो आपसे 2 सवाल पूछे तो लहुरा देव आंसर देना है। 2 सवालों में कौन कौन से, खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो भी लहुरा देव, और जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो भी लहुरा देव। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कोल्डी हवा से। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से, है ना। 4 सवाल हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप भी लिखिए। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल व
लोहकाल, व लोहकाल के साक्ष्य मिले, लोहकाल के साक्ष्य मिले। ठीक है, एक तो हमको नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल व लोहकाल के साक्ष्य मिले हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि चावल की खेती के, चावल की खेती के प्राचीनतम, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम कितने पुराने, 6000 बीसी, है ना, 6000 बीसी के साक्ष्य मिले हैं, मिले। ठीक है, मतलब चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, कितने पुराने, 6000 बीसी पुराने साक्ष्य मिले, है ना। इसके अलावा हम यहाँ से चावल के हमको 2 प्रकार की किस्में मिली हैं, एक जंगली और एक कृत्रिम, है ना। चावल आए या धान आए, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। चावल एकदम शुद्ध होता है और धान जो होता है उसके अंदर भूसी होती है ऊपर, है ना। मतलब जिसके अंदर चावल आता है वो कवल सहित, छिलका सहित यदि चावल हो तो उसको धान बोलते हैं, और छिलका रहित जो हो, एकदम शुद्ध जो चावल होता है वो चावल होता है ना। जो शुद्ध दाना होता है वो चावल होता है, और दाने के ऊपर यदि छिलका हो तो वो धान होता है ना। ये फर्क होता है। तो चावल आए या धान आए एक ही बात है ना। चावल की 2 किस्में, चावल की 2 किस्में, जंगली व कृत्रिम, जंगली व कृत्रिम। कृत्रिम में ओराइजा सताइवा, हम उसको देख पढ़ते हैं, ओराइजा सताइवा, ये एक किस्म है, सताइवा, ओराइजा सताइवा। जंगली चावल की 2 किस्में मिली हैं, है ना, या 2 किस्मों के साक्ष्य मिले हैं, या चावल की 2 किस्में मिली हैं, मैंने आपको लिख दी। चावल की जो बलिया होती है, अर्थात मैं धान कहूं, धान की जो बलिया होती है उसको जलाने के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं, है ना। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा धान की बलिया जलाने के साक्ष्य मिले हैं, धान की बलिया जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां से प्यारे विद्यार्थियों हमको काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, है ना। क्या मिले हैं, काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। काले व लाल रंग के मृद भांडों को हम क्या लिखेंगे अंग्रेजी में, ब्लैक एंड रेड वेयर मिले। ठीक है, काले एवं लाल मृद भांड मिले, ब्लैक एंड रेड वेयर मिले। इसके अलावा हमको यहाँ से जो मिले हैं मृद भांड और मिले हैं, जिसमें हमको रस्सी व टोकरी की छाप वाले हाथ से बने मृद भांड भी मिले हैं, है ना। ये भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, रस्सी व टोकरी, रस्सी व टोकरी की छाप वाले हाथ से बने मृद भांड भी मिले हैं, हाथ से बने मृद भांड मिले, है ना, हाथ से बने मृद भांड मिले। ठीक है, एक ये मिला है। इसके अलावा और यहाँ से हमें क्या मिला है, रस्सी व टोकरी की छाप वाले हाथ से बने मृद भांड हो गए, काले व लाल रंग के मृद भांड हो गए, आटा पीसने की चक्की मिली है यहाँ से, है ना। क्या मिली है, आटा पीसने वाली चक्की, आटा पीसने वाली चक्की मिली है। ठीक है, आटा पीसने वाली चक्की मिली है, और कुछ मृण मूर्तियां भी यहां से मिली हैं, है ना। क्या, मृण मूर्तियां भी यहां से मिली हैं, मृण मूर्तियां
भी मिली हैं। ठीक है, मृण मूर्तियां भी यहां से मिली हैं। ठीक है, ये प्रमुख प्रमुख विशेषताएं जो है कोल्डी हवा की हो जाती है। हाँ, यहां से हमें जो है गोलाकार झोंपड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं, ध्यान रखना। गोलाकार गोलाकार झोंपड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो क्या मिले हैं? गोलाकार झोंपड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, गोलाकार झोंपड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोल्डी हवा की जो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी वो लगभग मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इनसे बाहर सवाल लगभग है नहीं जाएगा। इसमें भी जो आपको याद रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है प्यारे विद्यार्थियों, चावल की खेती के साक्ष्य जो है इसको आप बेहद याद रखना है, बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। काफी बार पूछा गया सवाल है, अधिकांशतः सवाल यही पूछा गया है इसमें से, है ना, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखें। इसके अलावा आप यहां से एक ये वाला फैक्ट भी याद रख सकते हैं, काफी अच्छा फैक्ट है, काले व लाल रंग के मृदभांड। बाकी तो ठीक है, कॉमन विशेषताएं रहती हैं ये, मतलब मृण मूर्तियां तो लगभग हर जगह से मिल जाती हैं। आस्था पीसने वाली चक्की भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा जहन में रखना। ठीक है, तो कोल्डी हवा हो गया। दूसरा स्थल मैं यहाँ पे ले रहा हूं मेहगड़ा क्षेत्र ना, दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे मेहगड़ा। ठीक है, मेहगड़ा से हमको क्या मिला है प्यारे विद्यार्थियों? एक तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहां से 20 गोलाकार झोंपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? 20 गोलाकार झोंपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 20 गोलाकार झोंपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहां से हमको धान की खेती के साक्ष्य और बांस के भी साक्ष्य मिले हैं, है ना। क्या मिले हैं? धान की खेती व बांस के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, धान की खेती व बांस के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहां से जो हमें मिला है प्यारे विद्यार्थियों वो ये मिला है, एक पशुबाड़ा भी मिला है, पशुबाड़ा, है ना, जिसको हम गौशाला भी बोलते हैं, गौशाला, पशुबाड़ा। ठीक है, यहां से गौशाला या पशुबाड़ा मिला है। ठीक है, पशुबाड़ा मिला। ठीक है, गौशाला व पशुबाड़ा मिला। इसके अलावा यहाँ से जो हमें मृदभांड मिले हैं वो कुछ इस प्रकार के मृदभांड मिले हैं, वही मतलब रस्सी और टोकरी की छाप वाले हाथ से निर्मित मृदभांड जो हमने यहाँ पे लिखे थे, ये वाली जो विशेषता है रस्सी व टोकरी की छाप वाले मृदभांड, वो हमें मेहगड़ा से भी मिलते हैं और कोल्डी हवा से भी मिलते हैं। तो दोनों जगह ये बात कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक बात और लिख देता हूँ कि रस्सी कहें या डोरी कहें, डोरी भी इसमें लिख देते हैं, डोरी, रस्सी, डोरी या व टोकरी की छाप वाले, रस्सी या डोरी व टोकरी की छाप वाले हाथ से बने मृदभांड मिले हैं। ठीक है, मृदभांड मिले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा मेहगड़ा हो गया। ठीक है, मेहगड़ा हो गया। मेहगड़ा से 20 गोलाकार झोंपड़ियों के साक्ष्य, धान की खेती व बांस के साक्ष्य, गौशाला और रस्सिया, डोरी व टोकरी की छाप वाले हाथ से बने मृदभांड मिले हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए।
अब मैं तीसरे पॉइंट को, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, लहुरा देव यहाँ पे लिखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्थल है वैसे लहुरा देव, लेकिन ज्यादा मैटर नहीं है उसके अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लहुरा देव को। आप थोड़ा सा आप अपने स्तर पे देख लेना, ये जगह है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। मेहगड़ा लिखा, तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं लहुरा देव, ठीक है, लहुरा देव, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए लहुरा देव की क्या विशेषता है कि यहां से 9000 ईसा पूर्व जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो मैं लिख रहा हूं, रेड पेन से लिख रहा हूं, आप मतलब कंफ्यूज ना हो, रेड पेन से लिख रहा हूं। मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि यहां से 9000 BC, यहां से 9000 BC के जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो कि 9000 BC के हैं। अब देखो जौ की खेती है तो डायरेक्ट ये भी पूछ ले कि खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, तो भी लहुरा देव होगा, है ना। यानी कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे आपसे तो लहुरा देव हो जाएगा। यदि जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो भी लहुरा देव हो जाएगा। यदि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो आपका कोल्डी हवा हो जाएगा। और यदि गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो आपका मेहरगढ़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना, है ना। मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूं, जो अभी मैंने ये फैक्ट बोले हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो हम इसका आंसर दें तो हमारा हो जाएगा कोल्डी हवा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोल्डी हवा, ठीक है। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो कोल्डी हवा हो जाएगा, ठीक है, कोल्डी हवा हो जाएगा। और गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे कोई, ये हो जाएंगे हमारे 6000 BC के, है ना, 6000 BC के। इसके बाद हमारा कोई पूछे कि गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो हमको कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। कहां से, मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं जो कि 7000 BC के हैं, ठीक है। कितने हैं, 7000 BC के हैं मेहरगढ़ से, ठीक है। अब आपसे दो फैक्ट तो ये हो गए। अब आपसे या ये पूछे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे या जौ की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, लहुरा देव होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से लिखने की आवश्यकता नहीं है, जौ की खेती के प्राचीनतम तो मैंने लिख ही दी है, लहुरा देव। मैं एक फैक्ट और लिख देता हूं कि खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो भी लहुरा देव होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं खेती आ जाए या कृषि आ जाए एक ही बात है, के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहां से मिले हैं साहब, तो ये लहुरा देव से मिले हैं, 9000 BC के हैं लहुरा देव, 9000 BC, ठीक है। तो इन फैक्टों को आप अच्छे से याद रखना, 1 2 3 और ये चौथा फैक्ट, ये चारों फैक्टों को एक जगह लिख देना, ठीक है।
तो ये हमारा ये फैक्ट हो गया मामला। अब मैं लिखता हूं, मैं आता हूं लहुरा देव पे। लहुरा देव से जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिल गए, और दूसरा फैक्ट है कि यहां से धान की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो मैं दूसरी बात यहां पे लिखना चाहूंगा, धान की खेती के प्राचीनतम नहीं होगा, धान की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। प्राचीनतम तो कोल्डी हवा से होगा ना, धान की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, धान की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। इस प्रकार लहुरा देव में आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, लहुरा देव के बाद में हम चौथे पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं चौपानी मांडो को, है ना। कौन सा? चौपानी मांडो। चौथे नंबर पे मैं डाल देता हूं चौपानी मांडो। ठीक है, चौपानी मांडो डाल देते हैं। चौपानी मांडो से प्यारे विद्यार्थियों एक ही फैक्ट है कि यहां से प्राचीनतम जो है प्राचीनतम मृद भांडों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। प्राचीनतम मृद भांडों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, रेड पेन से लिखना चाहूंगा, चौपानी मांडो से हमको प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य मिले। ठीक है, प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो ये प्रमुख स्थल 4 हैं इसमें, कोल्डी हवा, मेहगड़ा, लहुरा देव और चौपानी मांडो, जो कि बेलन घाटी क्षेत्र में आते हैं, जो कि उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं, है ना, लगभग मध्य भारत को छूते हुए हैं। इसके अलावा एक पंचोह भी है, जहां से कोई ऐसे कोई साक्ष्य मिलते नहीं है। नाम जरूर आप ध्यान रखें, पंचोह, है ना, पंचोह भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 5 स्थल हो गए बेलन घाटी क्षेत्र के। ठीक है, बेलन घाटी क्षेत्र हमारा पूरा होता है। चौथे पॉइंट के रूप में हम ले लेंगे पूर्वी भारत को, है ना, सॉरी, चौथे पॉइंट क्या मतलब, ए पॉइंट पे हमने देखा था उत्तर पश्चिम क्षेत्र, बी पॉइंट में हमने देखा था उत्तरी भारत, है ना। अब सी पॉइंट में हम देखेंगे पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में हमको चिरांद जो है वो काफी महत्वपूर्ण स्थल है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, चिरांद अकेला ही एक बहुत बड़ा स्थल है। ठीक है, तो ये आपने उतार लिया होगा, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए और हम चलते अगली स्लाइड पे। ठीक है, सी नंबर पे आप हेडिंग डाल दीजिए पूर्वी भारत। ठीक है, सी नंबर पे हेडिंग डालो पूर्वी भारत। सी नंबर पे ये हेडिंग डाल। हाँ तो प्यारे साथियों, अब हेडिंग जमा दीजिए आप सी नंबर पे पूर्वी भारत, है ना, पूर्वी भारत अब हम पढ़ने वाले हैं। मैं हेडिंग जमा देता हूं, आप भी हेडिंग जमा दीजिए सी नंबर पे पूर्वी भारत। ठीक है, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में प्यारे विद्यार्थियों हम जो पढ़ने वाले हैं क्षेत्र वो है चिरांद। कौन सा है? चिरांद क्षेत्र है। एक नंबर डाल के हम लिख देते हैं चिरांद। ठीक है, ये पड़ता है सहारण जिले में, सहारण जिला बिहार का, है ना, बिहार के सहारण जिले में ये स्थल पड़ता है। और इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इसकी जो खोज का काम किया था वो वी.के. सिन्हा ने किया था 1962-63 ईस्वी में। और गंगा, गंडक, सोन और घाघरा, इन 4 नदियों के संगम पर यह बसा हुआ शहर है। और काफी कुछ इसकी विशेषताएं रही हैं, जिसमें हम देखते हैं चाक से बने मृदभांड का मिलना काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसके अलावा कृष्ण लोहित मृदभांडों का मिलना, इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे वृत्ताकार झोपड़ियां मिली हैं, चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो इसकी जो जो विशेषताएं रही हैं वो विशेषताएं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं।
ठीक है, तो आप अच्छे से लिखना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए, खोज, सबसे पहले हम लिखते हैं खोज। खोज किसने की? 1962-63 ईस्वी में, 1962-63 ईस्वी में वी के सिन्हा वी के सिन्हा ने की थी। वी के सिन्हा ने की थी, ठीक है। खोज 1962-63 ईस्वी में वी के सिन्हा ने की थी, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पे लिखें तो यह गंगा गंडक सोन व घाघरा, गंगा गंडक सोन व घाघरा नदियों लिखेंगे हम, नदियों के संगम पर स्थित है ना। यह गंगा गंडक सोन व घाघरा नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इसकी जो प्रमुख विशेषताओं पे हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, है ना। मृण मूर्तियां जिसमें किस किस की मिली हैं? बैल की मृण मूर्ति मिली है, सांप की मृण मूर्ति मिली है, कुछ पक्षियों की मृण मूर्ति मिली है ना। पक्षियों की मृण मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैं अब लिखने वाला हूं वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ का कि जो मृदभांड थे वो चाक पर बनाए जाने लगे थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है विद्यार्थियों। चाक पर मृदभांड बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। चाक पर मृदभांड बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है चाक पर मृदभांड बनाए जाने के साक्ष्यों का मिलना, है ना। देखिए मानव कितना विकसित हो गया है कि अब चाक से है जो मृदभांड बनाने लगा है ना। पहली बार बना रहा है चाक से मृदभांड, इसलिए जो पहला होता है ना वो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पहला है। इसके बाद में हम अगला पॉइंट लिखें तो यहाँ से कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं हमको। क्या मिले हैं? कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं, कृष्ण लोहित मृदभांड मिले, है ना। कृष्ण लोहित मृदभांड मिले। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ से हमको वृत्ताकार झोंपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। किसके? वृत्ताकार झोंपड़ियों के साक्ष्य मिले। वृत्ताकार झोंपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, है ना। चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, वृत्ताकार झोंपड़ियों के साक्ष्य मिले, चूल्हे के साक्ष्य मिले, अनाज के साक्ष्य मिले हैं, है ना, के साक्ष्य मिले, ठीक है। अगले पॉइंट के रूप में मैं लिखूं तो अनाज के साक्ष्य मिले हैं, अनाज के साक्ष्य मिले हैं, अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अनाज के साक्ष्य में देखो क्या क्या मिला है। एक तो हमको मिला है मूंग, एक मिला है हमको मसूर, है ना, एक मिला है गेहूं, मूंग है, मसूर है, गेहूं है, जौ है ना, एक धान है, ठीक है।
तो इनके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। एक मैं यहाँ से आपको बताऊं कि हरिण के साक्ष्य भी मिले हैं, हरिण के, है ना, हरिण के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हरिण, ये हिरण बोलते हैं ना, वही है हरिण, शुद्ध होता है हरिण, हम हिरण बोलते हैं। हरिण के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, हरिण के साक्ष्य मिले। इसके अलावा और क्या मिले, हरिण के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के उपकरण मिले हैं, है ना, हड्डियों से निर्मित उपकरण मिले हैं, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, पाषाण निर्मित उपकरण नहीं मिले हैं, पाषाण निर्मित उपकरण, पाषाण निर्मित उपकरण नहीं मिले हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि पाषाण काल का कोई स्थल पढ़ रहे हो और उसी काल में पाषाण के ही उपकरण ना मिले हों, है ना। इसलिए ये सवाल भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट ये इसकी विशेषता है, ठीक है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों हमारी प्रमुख विशेषताएं लगभग मैंने सिमेट ली हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार करें और अच्छे से आप इसको पढ़ें ताकि आपके सारे सवाल सही हो जाएं, ठीक है। अनाज के साक्ष्य हमने लिख लिए और इसमें यहाँ से हम और भी देखें तो मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, है ना, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे मिले, ठीक है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इस प्रकार से ये जो चिरांद है ये हमने लगभग देख लिया है। क्या इसमें खास बात थी वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये कृष्ण लोहित मृदभांड वाली बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है, और ये तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग जो चिरांद है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी प्यारे विद्यार्थियों वो हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ से एक गोरखपुर का नरहन क्षेत्र और है पूर्वी भारत में, और एक सोहगोरा क्षेत्र है, वहाँ से कुछ साक्ष्य हमको नवपाषाण काल के मिलते हैं, बाकी पूर्वी भारत में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे जो है सेकंड नंबर पे डाल देता हूँ, सेकंड नंबर पे डाल देता हूँ गोरखपुर का नरहन क्षेत्र, गोरखपुर का नरहन क्षेत्र यहाँ से, और एक मैं स्थान यहाँ पे लिखना चाहूँगा गोरखपुर का नरहन क्षेत्र, और एक सोहगोरा का क्षेत्र है यूपी में, वहाँ से भी कुछ नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं, सोहगोरा, ठीक है, सोहगोरा। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे पूर्वी भारत के स्थल जहां से हमको नवपाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। अब मैं आता हूं हमारे दक्षिण भारत की ओर, हम चलते हैं। दक्षिण भारत काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत से हमको कई सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी, खूब सारे स्थल भी हैं जहां से हमको नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों एक मैं बता दूं आपको कि दक्षिण भारत के संपूर्ण दक्षिण भारत से और नवपाषाण कालीन स्थल नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना। कहाँ से नहीं मिले, एक तो सुदूर दक्षिण में जो है हमारे, है ना, वहाँ से कन्याकुमारी जो स्थल है, कन्याकुमारी वगैरह का जो क्षेत्र है, वहाँ से हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और एक जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है वहाँ से भी हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखना, कई बार कॉन्सेप्ट बेस ये सवाल आता है कि संपूर्ण दक्षिण भारत से हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना ये लाइन गलत हो जाएगी, संपूर्ण से नहीं मिलते। सवाल ये आए कि दक्षिण भारत से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं, दक्षिण भारत से तो मिलते हैं, लेकिन संपूर्ण दक्षिण भारत से नहीं मिलते। बस संपूर्ण का दक्षिण भारत का ध्यान रखना बस, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए,
ठीक है, आप हेडिंग डाल दीजिए सी नंबर पे दक्षिण भारत। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इतिहास को जी रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं डी नंबर पे, डी डाल के दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण भारत की कुछ विशेषता मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं इसमें समझाना चाहूँगा आपको कि ये मान लीजिए हमारा भारत है। मैं थोड़ा सा दक्षिण भारत का नक्शा बनाकर और आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये कुछ इस प्रकार का हमारा दक्षिणी भारत है। ठीक है, इस प्रकार का हमारा कुछ दक्षिणी भारत है। इसमें ये जो सुदूर पूर्व का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, एक तो ये वाला, और एक हल्का सा क्षेत्र पड़ेगा हमारा ये वाला जो क्षेत्र है ये। ठीक है, ये हो सकता है मैंने थोड़ा सा मैं ऊपर ले लिया हो, आप समझ जाना, बस मेरे समझाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। कोई ये पैमाने पर नहीं है, मीटर में नहीं है ये, है ना, नक्शा जो स्केल पे होता है ना, वो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों गोदावरी कृष्णा का क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र है ये? गोदावरी कृष्णा क्षेत्र। कौन सा है? गोदावरी कृष्णा क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो प्यारे सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है, सुदूर दक्षिण क्षेत्र है, सुदूर दक्षिण क्षेत्र है। और यहां पे जो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम कावेरी कृष्णा का क्षेत्र कहते हैं ना। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? ये जो क्षेत्र है कावेरी कृष्णा का क्षेत्र है। ठीक है, किसका? कावेरी कृष्णा का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्षेत्र है हमारा कावेरी कृष्णा क्षेत्र, कावेरी कृष्णा क्षेत्र। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दक्षिण भारत से हमको जो नवपाषाण काल के स्थल मिलते हैं वो यहां क्षेत्र से मिलते हैं, और कहां से नहीं मिलते वो ध्यान रखें। ये जो गोदावरी कृष्णा का क्षेत्र है, ये वाला यहां से नहीं मिलते, जिसको हम दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बोलेंगे, और ये जो क्षेत्र है जिसको हम सुदूर दक्षिण बोलेंगे, यहां से भी हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इन दो जगह से नहीं मिलते, बाकी जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां से सभी से मिलते हैं, है ना। तो ये बात को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से समझना। और यहाँ से ये कंसेप्ट बेस्ड सवाल जो है भौगोलिक स्थिति को लेकर बनता है, आप विशेष रूप से ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ से सवाल आता है। क्या आता है मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि नवपाषाण काल की जो शुरुआत है वो उत्तर भारत में पहले और दक्षिण भारत में बाद में हुई थी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि दक्षिण में नवपाषाण काल की शुरुआत, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत उत्तर भारत के बजाय देरी से हुई, है ना। देर से जो है नवपाषाण काल की शुरुआत दक्षिण में हुई थी, उत्तरी भारत के बजाय। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात हम लिखना चाहेंगे कि संपूर्ण दक्षिण भारत से, संपूर्ण दक्षिणी भारत से नवपाषाण
काल के नवपाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिलते, नवपाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिलते, है ना। संपूर्ण दक्षिणी भारत की पूछे, देखो संपूर्ण यदि नहीं हो, केवल दक्षिणी भारत हो तो मिलते हैं, लेकिन पूछे संपूर्ण दक्षिणी भारत तो नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते भाई, कहां कहां से नहीं मिलते, तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा गोदावरी, गोदावरी कृष्णा क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा क्षेत्र व सुदूर दक्षिण से, सुदूर दक्षिण से नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिलते, नवपाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, तो कहां से मिलते हैं, हम लिखेंगे कावेरी कृष्णा क्षेत्र से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। कावेरी कृष्णा क्षेत्र से, कावेरी कृष्णा क्षेत्र से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है। और एक बात और मैं लिखूं कि दक्षिण भारत में सबसे पहले रागी की जो खेती है वो प्रारंभ हुई थी, रागी की खेती, है ना। तो यहाँ पे एक फैक्ट और मैं लिख देता हूं, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम रागी की खेती शुरू हुई, रागी की खेती शुरू हुई। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण भारत की ये कुछ कॉमन विशेषताएं हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों में कौन कौन से स्थल आते हैं। तो हम सबसे पहले एक नाम लिखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक के कौन कौन से स्थल हैं वहां से हम बात करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल दूं प्रसार क्षेत्र, प्रसार क्षेत्र में एक नंबर पे आप डाल सकते हैं कर्नाटक, है ना। कर्नाटक का भी एक नंबर पे हम डाल दें यहाँ पे कुपगल, कुपगल एक स्थल है प्यारे विद्यार्थियों। कुपगल से सर्वप्रथम जो राख के ढेर मिले हैं वो न्यू बोल्ड को मिले थे कुपगल से। देखो दक्षिण भारत में राख के ढेर मिले हैं जिसको हम भस्म टीले या एस माउंड बोलते हैं। कारण क्या था प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो पशु थे वो एक ही स्थान पर बैठा करते थे, है ना, एक ही स्थान पर झुंड बनाकर बैठा करते थे। और जब एक ही स्थान पर बैठते थे तो वो जो गोबर करते थे वो भी एक ही स्थान पर करते थे। और गोबर जब सूख जाता था तो उनके करिंडे बन जाते थे, है ना। करिंडे आप जानते होंगे, करिंडे या कहीं पर थापड़े बोले जाते हैं, कहीं पर कोर बोली जाती हैं, तो कहीं पर उनको पोटे बोले जाते हैं, तो कहीं पर उपले बोले जाते हैं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में और इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है ना। तो जब वो थापड़े बन गए, उपले बन गए, तो उनको जला दिया गया, तो वहां पे फिर राख के ढेर मिल गए, है ना। तो वो है राख के ढेर। वो पहली बार हमको, दक्षिण भारत में कई सारे स्थान हैं जहां से राख के ढेर मिले हैं। देखो दक्षिण भारत के सभी स्थानों से राख के ढेर नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना, है ना, लेकिन अधिकांश स्थानों से राख के ढेर मिले हैं। सबसे पहले कहां से मिले, कुपगल से मिले। किसको मिले, न्यू बोल्ड को मिले। तो यही बात मैं कुपगल में लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, इसमें हम लिखेंगे कि यहां से सर्वप्रथम राख के ढेर न्यू बोल्ड को मिले, न्यू बोल्ड को
मिले। ठीक है, यहां से सर्वप्रथम राख के ढेर न्यू बोल्ड को मिले। तो ये काफी महत्वपूर्ण विशेषता है विद्यार्थियों, इसको आप अच्छे से याद रखें। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं हल्लूर को, है ना, दूसरे नंबर पे हल्लूर को लिख सकता हूं, हल्लूर। ठीक है, हल्लूर की क्या विशेषता है विद्यार्थियों? हल्लूर की विशेषता है कि नवपाषाण काल और नवपाषाण काल के बाद एक महापाषाण काल और पढ़ेंगे हम। तो नवपाषाण काल और महापाषाण काल का संक्रमण क्षेत्र हल्लूर को कहा जाता है ना। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल व महापाषाण काल, महापाषाण काल, नवपाषाण काल व महापाषाण काल के काल का संक्रमण क्षेत्र रहा, संक्रमण क्षेत्र रहा। ठीक है, क्या था ये? हल्लूर जो था नवपाषाण काल व महापाषाण काल का संक्रमण क्षेत्र रहा। ठीक है, ये हल्लूर हो गया। इसके अलावा हम बात करें तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हम बात कर सकते हैं टेकलकोटा की बात कर सकते हैं, बुदिहाल की बात कर सकते हैं, है ना, पिकलीहल की बात कर सकते हैं, वाटकल की बात कर सकते हैं, संगनकल्ली की बात कर सकते हैं। कर्नाटक के काफी सारे क्षेत्रों से और हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे बात करूं वाटगल की बात करूं तो वाटगल, सॉरी वाटगल से प्यारे विद्यार्थियों ये भी ठीक स्थल है और यहाँ से सुपारी या कसौली के साक्ष्य मिले हैं वाटगल से, है ना। वाटगल, वाटगल से क्या मिला है? सुपारी या कसौली के साक्ष्य मिले हैं। सुपारी या कसौली, सुपारी या कसौली के साक्ष्य मिले, वाटगल या कसौली के साक्ष्य मिले। इसके अलावा हाँ सॉरी, वाटगल से कसौली या सुपारी के साक्ष्य मिले। इसके अलावा मैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे डाल सकता हूँ बुदिहाल, बुदिहाल को डाल सकता हूँ। बुदिहाल थोड़ा सा का इम्पोर्टेंट स्थल है। बुदिहाल के बारे में हम बात करें, इसकी खोज का जो काम किया था वो 1993 में के पदैया ने किया था, के पदैया। ठीक है, के पदैया ने खोजा, के पदैया ने खोजा। यहां से मिले क्या क्या हैं देखिए, यहां से जो मिले हैं ना, एक तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, एस माउंड्स भी मिले हैं, यानी कि राख के ढेर भी मिले हैं। मैं यहाँ पे लिखूं तो राख के ढेर, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एस माउंड्स, MOUND, एस, है ना, एस माउंड्स बोलते हैं, डी है ये ना, एस माउंड्स या भस्म टीले भी बोलते हैं इसको, है ना, भस्म टीले, भस्म राख कोई बोलते हैं, है ना, भस्म कहें या राख कहें एक ही बात है, भस्म के टीले या राख के ढेर एक ही बात है ना। इसके अलावा यहाँ से जो हमें मिला है प्यारे विद्यार्थियों, वो मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से 10 शिशुओं के, 10 शिशुओं के शव मिले हैं, 10 शिशुओं के शव मिले हैं। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ से तो हमको सामूहिक भोज के प्रमाण मिले हैं, है ना, सामूहिक, सामूहिक भोज के प्रमाण मिले हैं, सामूहिक भोज के प्रमाण मिले हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी बुद्धिहाल की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है ना। बुद्धिहाल की विशेषताएं हो गई। इसके बाद में मैं जो चौथा 5वां पॉइंट लिखता हूं वो 5वें पॉइंट के रूप में हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है। 5वें पॉइंट के रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट में यहाँ पे लिखना चाहूंगा। देखिए 5वें पॉइंट के रूप में हम टेकल कोटा ले सकते हैं। जैसे ये टेकल कोटा लिख दिया मैंने, ठीक है। टेकल कोटा, ठीक है। टेकल कोटा लिख दिया। टेकल कोटा से हमको क्या क्या मिला है विद्यार्थियों? टेकल कोटा से हमको एक तो मिला है जो है टेकल कोटा से टेकल कोटा से एक तो सोने की बाली मिली है, पत्थर का मकान मिला है और सर्वाधिक समाधान के साक्षर हमको टेकल कोटा से मिले हैं, है ना। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे एक तो क्या मिला है, सर्वाधिक समाधान मिला है, सर्वाधिक समाधान जो है वो हमें यहीं से मिले हैं, सर्वाधिक समाधान मिले। इसके अलावा हमको सोने की बाली मिली है, सोने की बाली, ठीक है। और एक जो मिला है यहाँ से हमको पत्थर का मकान मिला है, पत्थर का मकान मिला, ठीक है, पत्थर का मकान मिला। तो ये हो गए हमारे टेकल कोटा के स्थल, टेकल कोटा से प्राप्त साक्ष्य। अब हम अगला जो स्थल लिखें, अगला स्थल के रूप में हम दे सकते हैं यहाँ पे पिकली हल दे सकते हैं, पिकली हल, ठीक है, पिकली हल। पिकली हल से प्यारे विद्यार्थियों जो हमको मिलते हैं वो मिलते हैं, एक तो बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, है ना, बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। और एक जो यहाँ से मिलता है प्यारे विद्यार्थियों वो मिलता है चित्रयुक्त मृदभांड मिलते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है चित्रयुक्त मृदभांडों का मिलना, युक्त मृदभांड, चित्रयुक्त मृदभांड मिले हैं, ठीक है। और एस माउंट्स तो मिले ही हैं, यहाँ से राख के ढेर तो मिले हैं, राख के ढेर, ठीक है, राख के ढेर मिले हैं पिकली हल से। तो ये हो गया हमारा, पिकली हल भी हो गया। इसके अलावा हम बात करें वेलारी, बात कर सकते हैं, वेलारी, है ना, वेलारी बात कर सकते हैं। मैं वेलारी को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे लेना चाहूंगा, वेलारी को, यानी कि सातवां जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, 7वां पॉइंट वेलारी, ठीक है। वेलारी जो है वेलारी को की जो खोज की थी वो 1872 में और विलियम फ्रेजर ने की थी, है ना। और यहाँ से हमको उपकरणों के या हम कहें औजारों के निर्माण का कारखाना मिला है ना, औजार निर्माण कारखाना हम लिख सकते हैं। पहले तो हम बात करें इसकी खोज किसने की थी? खोज जो की थी विद्यार्थियों वो 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर, ठीक है, विलियम फ्रेजर ने इसकी खोज का काम किया, ठीक है। 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर ने खोजा और यहाँ से मिला क्या है, उपकरण बनाने का कारखाना खोजा गया है ना, उपकरण बनाने का कारखाना, उपकरण बनाने का कारखाना, उपकरण बनाने का कारखाना मिला, है ना। वेलारी से उपकरण बनाने का कारखाना मिला है ना। इसके अलावा हम बात करें तो एक दो स्थल और हैं, जैसे संगनकल्ली है ना, संगनकल्ली है,
तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 8वें पॉइंट के रूप में संगन कल्ली को, संगन कल्ली, ठीक है, संगन कल्ली है, संगन कल्ली हो गया ना। इसके अलावा यहाँ संगन कल्ली से हमको जो है प्राचीनतम मृत भांडों के उपयोग की जानकारी मिलती है ना, प्राचीनतम मृत भांडों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा संगन कल्ली, संगन कल्ली से प्राचीनतम मृत भांड, यानी कि काफी थोड़े प्राचीनतम का मतलब ऐसे नहीं है कि सबसे पहले मृत भांड यही मिले हों। प्राचीनतम का मतलब है अच्छा मैं प्राचीनतम सबको हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। प्राचीनतम का मतलब है कि जो नवपाषाण काल का आरंभिक काल था उस काल के मृत भांड यहाँ से देखने को मिले हैं ना। तो मैं प्राचीनतम सबको हटा देता हूँ, मृत भांड ही आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, है ना, कि यहाँ से मृत भांड मिले हैं, बस इतना ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें तो लगभग ब्राह्मी है, ब्राह्मी से भी, ब्राह्मी भी एक स्थल है दक्षिण भारत में, ठीक है, वहां से भी, ये कर्नाटक के स्थल पड़ रहे हैं, है ना, ब्राह्मी है ना, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ये ब्राह्मी ब्रह्मगिरी, यहाँ से भी नवपाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हो गए हमारे कर्नाटक के जो हमने साक्ष्य पढ़े वो लगभग ये थे, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु के साक्ष्यों की ओर हम आए। तमिलनाडु से हमको जो है एक पोचमपल्ली है, ओदे है और आदिचन्नलूर है, 3 स्थल ऐसे हैं जहाँ से हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं जो कि तमिलनाडु के हैं, है ना। तो ये कर्नाटक हो गया था 1 नंबर पे। मैं 2 नंबर पे यहाँ पे डाल के नीले पेन से लिख रहा हूँ ना, 2 नंबर पे लिख रहा हूँ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से प्यारे विद्यार्थियों जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं, एक तो ओदे से मिलते हैं, 1 नंबर पे मैं डालूं ओदे, ओदे से क्या मिलते हैं, शिशु कपाल मिला है, ओदे से क्या मिला है, शिशु कपाल मिला है। किसने खोजा था, पी राजेंद्रन ने खोजा, पी राजेंद्रन ने 2001 में खोजा, ठीक है, पी राजेंद्रन ने 2001 में खोजा था, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा जो स्थल है हमको जो मिला है वो मिला है आदिचन्नलूर, आदिचन्नलूर, ठीक है, आदिचन्नलूर है। यहाँ से हमें कब्रें मिली हैं, क्या मिली हैं, कब्रें मिली हैं, कब्रें मिली, ठीक है, आदिचन्नलूर से कब्रें मिली। और एक पोचमपल्ली और है, पोचमपल्ली या पोयमपल्ली, है ना, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें तीसरे पॉइंट के रूप में, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली या पोयमपल्ली, पोचमपल्ली या पोयमपल्ली, है ना। तो ये हो गए हमारे तमिलनाडु के क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा मैं आंध्र प्रदेश के और 2-3 स्थलों के नाम लिख देता हूँ, वहां से भी सवाल तो बनने के चांसेस नहीं है, पर एक हमारा जो टॉपिक है वो एक समग्रता के लिए हो जाएगा, यानी कि हम सब कुछ चीजों को समेट लेंगे, है ना। तो तीसरे पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे लिखूं तो एक आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो स्थल हैं उसमें मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगा उतनूर को, उतनूर को, है ना, उतनूर 1 नंबर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उतनूर, ठीक है। उतनूर की क्या विशेषता है कि यहाँ से हमको राख के ढेर मिले हैं, राख के ढेर मिले, है ना, राख के ढेर मिले, जिसके कारण हम अनुमान लगाते हैं कि अग्निकांड यहाँ पर हुआ होगा। मतलब यहाँ से राख के ढेर तो दक्षिण भारत में कई जगह से मिले हैं, लेकिन यहाँ से थोड़े अधिक मिले हैं, इस कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अग्निकांड हुआ होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अग्निकांड के साक्ष्य,
है ना, अग्निकांड, अग्निकांड के साक्ष्य, ठीक है, अग्निकांड के साक्ष्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उतनूर हो गया। इसके अलावा यहाँ से हम पलवाय और नागार्जुनकोंडा दो स्थलों के नाम और लिखेंगे। इसके साथ ही हमारा ये नवपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 नंबर पे यहाँ पे लिखें तो एक पलवाय लिख सकते हैं, पलवाय, और तीसरे नंबर पे हम नागार्जुनकोंडा लिख सकते हैं, नागार्जुनकोंडा, ठीक है। ये तीसरे स्थान पे क्या लिख दिया, नागार्जुनकोंडा लिख दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, कट गया हो तो मैं बोल रहा हूँ। एक तो पलवाय लिखा है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लिखा है नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा में आप लिख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल। ऐसे कोई पूछता नहीं है कि आंध्र प्रदेश का प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा था, लेकिन पूछ ले तो आप नागार्जुनकोंडा कर देना, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक है नवपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, वो हमारा यहाँ पे पूरा होता है ना। ये कौन से क्षेत्र थे, ये डी नंबर किसके था, नवपाषाण काल। आपने हेडिंग डाल रखी होगी, वो तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, नवपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, है ना, नवपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, है ना। ये हमने देखा प्यारे विद्यार्थियों, और इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। नवपाषाण काल का क्षेत्र हमने पढ़ लिया है, और अब हम पाषाण काल से संबंधित यदि कुछ चीजें छूट गई हैं तो उनको विविध रूप में ले लेंगे, या फिर मैं अभी देखूंगा जो महापाषाण काल है उसको पढ़ाने के बाद हम है जो विविध वाला क्षेत्र लेते हैं, तो हम देखेंगे कि कल की क्लास जो होगी महापाषाण काल की होगी या विविध को लेकर, और पाषाण काल की जो मैटर छूट गया है उसकी होगी। मैं सोच के और अपने स्तर पे ले आऊंगा अगली क्लास, ठीक है। तब तक आप इन क्लासों को अच्छे से तैयार कीजिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए विद्यार्थियों। पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। कहते हैं ना कि सफलता त्याग मांगती है, बिना त्याग के सफलता नहीं मिलेगी। आपको यदि सूरज की तरह चमकना है ना, तो सूरज की तरह जलना भी होगा, है ना। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।